Good morning, everybody. Today I'm just going to start the topic that the balanced chemical equation. Okay, balanced chemical equation. Before this topic, I have just started the topic. I've just told you that about the what is the chemical equation, है ना, and what is the chemical reaction. Now the question arises: what is the balanced chemical equation? So suppose any of the chemical equation we have written. So we know that in the chemical reaction, the various type of the substance that take part in the chemical reaction called the reactants, and the new substance which is formed is called the product, है ना. तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं तो उसमें वो जो सब्सटेंस है, अगर जैसे ये एक सब्सटेंस है तो ये जो एक सब्सटेंस है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, तो ये सब्सटेंस बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होगा. जैसे कॉपर हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स से ये मिल करके ये बना है. तो कोई भी केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस कब होगा? तो बैलेंस तब होगा कि रिएक्टेंट के साइड जो भी आप अलग अलग एलिमेंट्स के जितने भी एटम यूज़ कर रहे हो, अगर प्रोडक्ट के साइड भी उन सारे एलिमेंट का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने रिएक्टेंट के साइड है, तो आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल भी बैलेंस्ड है. ठीक है, देखो थोड़ा डेफिनेशन कि अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element on the reactant side is equal to that of the product side is called the balanced chemical equation. अगर किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड में जो भी एलिमेंट है उनके जितने भी एटम्स हैं, अगर प्रोडक्ट के साइड उन सारे एलिमेंट के उतने ही सारे अगर एटम प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख के रखा हूँ, देखो जैसे Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, तो इट विल गिव यू ZnSO4 प्लस Cu. तो यहाँ पे देखो जिंक के यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एटम्स को लिख के रखा है. जिंक के 1 एटम है, कॉपर के बिल्कुल भी देख सकते हो 1 एटम है, सल्फ़र के 1 एटम है, और O4 है मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम है. अब मैं प्रोडक्ट के साइड आता हूँ. यहाँ पे Zn है तो Zn के यहाँ पे 1 एटम हो गए, कॉपर यहाँ पे 1 है तो कॉपर 1 हो गए, सल्फ़र यहाँ पे 1 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए. तो आप मैच कर लो कि जिंक दोनों साइड बिल्कुल 1 1 है, कॉपर दोनों साइड बिल्कुल 1 1 है, सल्फ़र दोनों साइड बिल्कुल 1 1 है, और ऑक्सीजन दोनों साइड बिल्कुल भी 1 1 है. तो आप बोल सकते हो कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट के साइड जो भी एलिमेंट के जितने भी एटम हैं प्रोडक्ट के साइड ये बिल्कुल भी इक्वल है. तो इसका मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2. अगर जिंक को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये मेरे को मिलेगा जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन. ठीक है, थोड़ा रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ एटम्स चेक कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स के. तो यहाँ पे जिंक कितने एटम है? 1, हाइड्रोजन के 1, क्लोरीन के 1. अब प्रोडक्ट साइड देखता हूँ, जिंक 1, हाइड्रोजन 2 एंड Cl2 रिटर्न मतलब क्लोरीन 2. तो देखो यहाँ पे जिंक जो है वो दोनों साइड बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं, बट यू कैन सी हाइड्रोजन जो है 1 और 2 बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है. रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन के 1 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड देखो यहाँ पे 2 एटम्स हो गए हैं. तो क्लोरीन का यहाँ भी 1 एटम है और यहाँ देखो कि यहाँ 2 एटम हो गए. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में जो भी आपकी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये जो रिएक्शन है बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है. इसका मतलब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मतलब केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड कब होगा और कब नहीं होगा ये आराम से आप लोग चेक करके देख सकते हो कि जब रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी एटम्स रिएक्टेंट के साइड है और प्रोडक्ट के साइड भी अगर सेम होंगे तो यू कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड. इफ वन ऑफ द एलिमेंट whose atoms are not matching on the reactant and product side, अगर सपोज करो कि इसमें अगर हाइड्रोजन भी मेरे पास यहाँ पे 1 होता तो जिंक और हाइड्रोजन तो दोनों साइड 1 1 मैच कर जाते हैं, लेकिन क्लोरीन जो एक एटम जो है यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो क्लोरीन मैच नहीं कर रहा है. तो आप कह सकते हो कि ये भी मेरे लिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होने के लिए अगर एक एलिमेंट के भी एटम अगर दोनों साइड अगर इक्वल नहीं हो पा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी आपके लिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा. ओके, नाउ सी, now next topic is a need of balancing chemical equation. अब यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या था ये मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ बैलेंसिंग, मतलब कि हमें बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है ना. तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9th में आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना. वहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आपको पढ़ाया गया था क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 3 में. तो उसमें आपको बताया गया है कि उसमें 2 लॉस थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ये मेरे को क्या बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना हम किसी भी तरह के सब्सटेंस को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसका एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बदलता है ना। मतलब टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट का वो टोटल मास प्रोडक्ट के बिल्कुल भी बराबर होता है। तो कोई भी चीज़ ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एटम्स जो हैं वो अपने पोजीशन को बदल रहे हैं, अपना अरेंजमेंट चेंज कर रहा है। क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में ही आपको बताया था, ये केमिकल रिएक्शन और कुछ भी नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से रीअरेंजमेंट्स है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट है। तो इसीलिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass cannot be created nor be destroyed during a chemical reaction. The total mass of the reactant must be equal to the total mass of product. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जो ये मास है, मास कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसीलिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल बराबर होता है। तो इसीलिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब कोई भी एक केमिकल इक्वेशन जो है अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो हम लोग उसको कैसे बैलेंस्ड करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक केमिकल रिएक्शन लिख के रखा है जिसमें कि Fe जो है वो H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब Fe आयरन प्लस वाटर, तो इट विल गोइंग टू गिव यू Fe3O4, है ना, Fe3O4, और साथ में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में जो भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं। आयरन यहाँ पे देखो 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, आयरन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है वो आप देखो। बैलेंसिंग के लिए 2 रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे, ठीक है। बैलेंसिंग के समय आप सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे देखो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन का यहाँ पे सामने कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ। लेकिन जो इसके नीचे में जो फार्मूला है, नीचे में जो नंबर्स लिखे हुए इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर H2O की जगह पर अगर सिर्फ HO लिख दोगे तो वो तो वाटर का फार्मूला नहीं होता है। तो किसी का जो फार्मूला होता है वो फिक्स होता है। सिर्फ बैलेंसिंग के समय यू कैन ओनली जस्ट चेंज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सिर्फ नंबर को चेंज कर सकते हो, फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड रूल ये बोलता है कि जब भी कभी आप बैलेंसिंग करो ना तो हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है अगर इक्वेशन में तो उसको हमेशा कोशिश करो कि लास्ट में बैलेंस करे, और अगर नहीं तो कोई भी जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बिल्कुल एलोन है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे एलोन है, आयरन यहाँ पे एलोन है, तो उन सबको मेरे को लास्ट में बैलेंस करना होता है, क्योंकि उनको लास्ट में बैलेंस करना काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले मैं आयरन से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के साइड में यहाँ पे आयरन 3 है और यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे आयरन 3 लिख देता हूँ, 3Fe लिखता हूँ, 3Fe, तो इसका मतलब यहाँ पे आयरन 1 × 3, मतलब ये तो आपको 3 आ जाएगा। तो ऐसे करने से आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जो आयरन का जो नंबर है बिल्कुल 3 मैच कर रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे देखो कितना है, O4 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो 1 × 4 तो ये आ जाएगा 4। तो आप रिएक्टेंट के साइड देखो ऑक्सीजन 4 है और प्रोडक्ट के साइड बिल्कुल कितना है, 4 है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड दोनों बैलेंस हो चुका है। तो अभी तक मैंने 2 अलग अलग एटम्स को बैलेंस किए हैं, नंबर 1 आयरन और नंबर 2 ऑक्सीजन। अब सबसे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन का बैलेंस करने वाले हैं। हाइड्रोजन का क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एलोन है, इसको बैलेंस करने की जितने भी नंबर होगी हम लोग उसको आराम से दे सकते हैं। तो अभी हाइड्रोजन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को जैसे आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था ताकि ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो जाए, तो ये 4 यहाँ पे आपने लिखा, तो 4 × 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 × 2 मतलब 8। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो हमारा हाइड्रोजन जो है जो पहले से बैलेंस था, अब वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहा। लेकिन इसको बैलेंस करना बहुत इजी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ रिएक्टेंट के साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 × 2 = 8, और यहाँ पे कितना है, ये सिर्फ मेरे लिए 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ तो 2 × 4
तो 2 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 8। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आप चेक कर लो। आयरन तो एकदम पहले बैलेंस था, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया था 4 से, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो मेरा रिएक्टेंट के साइड में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन था वो अनबैलेंस हो गया था। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने ये जब यहाँ पे 4 लिखा तो आपका देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में डिफरेंट एलिमेंट के वो बिल्कुल भी इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरा केमिकल रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गया। आप चेक कर लो, हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, यहाँ भी आयरन के 3 एटम हैं और यहाँ भी आयरन के 3 एटम हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे बिल्कुल आपको 8 एटम हो गए हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन के आपको 8 एटम हो गए। ऑक्सीजन के 4 हैं, अब मैच कर लो, ऑक्सीजन के 4 हैं और यहाँ भी बिल्कुल 4 है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे C2H6 है ना, C2H6 ये कंपाउंड का नाम बहुत अच्छे से जानते होगे क्योंकि क्लास 7 से आपको भी मैंने ये चीज़ बताई है। इसका नाम हुआ आपका इथेन। ओके, इथेन। तो इथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, क्योंकि इथेन एक तरह का फ्यूल होता है, इसको बर्न करेंगे तो ये मेरे को मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब रिएक्टेंट के साइड में नंबर लिखा हुआ है, देखो कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे कार्बन देखो 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो, ये 2 और 1 3। तो हम लोग लेके चलते हैं ना कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड टोटल जो नंबर है, तो टोटल यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में जो ऑक्सीजन है 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। चलो अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को बैलेंस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे 1 इंटू 2, तो यहाँ पे देखोगे कार्बन जो है वो तो मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन 2 लिखने से ऑक्सीजन जो हो गया 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट जो मैं लिखता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 2 ज़ा 4 और ये 5, तो मेरे पास तो ये 5 आ गया। यानी कि यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किए थे, 2 2 ज़ा 4 और प्लस यहाँ पे लास्ट वाला 1, तो जाकर के ये 5 आ गया। तो हमने सिर्फ अभी कार्बन को हमने बैलेंस किया है, लेकिन कार्बन को बैलेंस करते समय मैं देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन का थोड़ा नंबर चेंज कर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे कितना है, H2 है और यहाँ पे कितना है, H6 है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा, सॉरी यहाँ मैंने ऑक्सीजन के जगह पे इसको लिखा है, एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट पोजीशन था। देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे प्रोडक्ट के साइड में, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो ऑक्सीजन जो 3 है अभी कितना हो चुका है, ये बिल्कुल हो चुका है 5। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 रखने से मैंने कार्बन को बैलेंस किए थे, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर दोनों साइड बिल्कुल अब चेंज हो चुका है। ठीक है, हम लोग थोड़ा हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे H6 है, हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6। मतलब आप यहाँ पे 3 रखने से आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन और कार्बन दो बैलेंस हो चुके हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन आप देखोगे कि प्रोडक्ट के साइड में कितना हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 4 और 3 7। मतलब ये जो हो जा रहा है ये 5 के जगह पे आ जा रहा है अब 7। और रिएक्टेंट के साइड में सिर्फ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी एक ऐसा होल नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने से आपको यहाँ पे 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से मैं किसी भी एक होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके 7 तो ला नहीं सकता हूँ। इसका मतलब मेरे को नंबर को थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप सपोज़ करो कि मैं थोड़ा नंबर को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज़ करो कि अगर मैं बैलेंसिंग करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या चेंज हो जाता है। 4 रखता हूँ तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा 1 × 4, मतलब ये कार्बन आ जाएंगे 4। ऑक्सीजन का थोड़ा नंबर चेक कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 और एक 9। मतलब जो ऑक्सीजन जो है ये सीधा अभी मेरे पास टोटल कितना आ चुका है, 9 आ चुका है, टोटल आ चुका है 9। अब मैं देखता हूँ अगर मैं कार्बन को बैलेंस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो कार्बन तो मेरे को बैलेंस हो जाएगा, कार्बन तो मेरे को बैलेंस हो चुका है क्योंकि कार्बन यहाँ 4 है और यहाँ 2 2 ज़ा 4। हाइड्रोजन थोड़ा देख लेता हूँ, 6 × 2 12, तो 6 × 2 12, हाइड्रोजन 12 हो चुका है और हाइड्रोजन यहाँ पे अभी कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ
6 रखता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ 4 और यहाँ 6 और यहाँ 2 रखने से आपको बिल्कुल दोनों साइड जो कार्बन है वो बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं और हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं। अब थोड़ा ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है देखो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। मतलब ये जो ऑक्सीजन जो है अभी मेरे पास कितना हो चुका है 14। और इधर देखता हूँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे है बिल्कुल भी 2। तो 2 को तो 14 बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 7 रखूँगा तो इसका मतलब 2 इंटू जब 7 करूँगा तो ये 14 आ जाएगा। तो अब देखो कि बिल्कुल भी ये जो केमिकल इक्वेशन है बिल्कुल भी बैलेंस्ड है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो बिल्कुल भी सेम होगा। नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन देखो यहाँ पे कितने थे, 2 इंटू 2, मैंने यहाँ पे 4 किए थे देखो, तो कार्बन भी यहाँ 4 हो चुका है, यहाँ भी 4 है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितना हो गया, 6 2 जा 12 और यहाँ पे 6 2 जा 12। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 7 2 जा 14, इधर तो 14 है, इधर काउंट करो देखो, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो अब देखो दोनों साइड ऑक्सीजन है बिल्कुल ही बैलेंस हो गया। तो बिल्कुल हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज करके हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ऑनलाइन क्लासेज में आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।